सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है एक बेहद क्या बोलते हैं चर्चाओं का विषय, वो है एक टेनिस प्लेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर राधिका यादव के मर्डर केस। और जैसा कि आप जानते होंगे, उनके पिता दीपक यादव ने उनकी हत्या की है। तो ये पूरा मामला है क्या, और क्या ये मामला ऑनर किलिंग का है, यानी सम्मान में की गई हत्या का है। और अगर इस पूरे मामले को हम ध्यान से देखें तो समाज और मीडिया इसे किस तरह से ले रहा है, इस तरह के कई गंभीर सवाल हैं जो आज हम चर्चाओं में रखने वाले हैं। और बेसिकली एक बेहद गंभीर समस्या है हमारे देश में, वो है ऑनर किलिंग की। उसे भी आज के इस क्या बोलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसे भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उस घटनाक्रम को हम देखते हैं और इस पूरे मामले की गहराई को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम देखेंगे। तो दर्शकों, ऑनर किलिंग यानी जात, धर्म और मान सम्मान, महिला पुरुष, गहने, कपड़े, लत्ते, तमाम सारे आधार हैं इस भारतीय समाज में, जिसके आधार पर विशेषकर महिलाओं को मार दिया जाता है। इसे हम ऑनर किलिंग के रूप में लेते हैं साधारण रूप से, यानी किसी भी चीज को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया जाए और फिर महिलाओं पे उसे थोप दिया जाए, और महिलाएं जब उस चीज का पालन ना करें तो पुरुषवादी, पुरुष वर्चस्ववादी ये समाज जो है महिलाओं की हत्या कर देता है। भारत में ऑनर किलिंग अक्रॉस द रिलीजन सभी धर्मों में पाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में इस ऑनर किलिंग का एक विभत्स रूप जातिवाद के रूप में भी देखा जाता है कि जातिगत मुद्दों के आधार पर युवा, महिला, पुरुष अगर अपनी जातियों से बाहर, वर्णों से बाहर जाकर किसी संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, कुछ नवाचार करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है। ठीक, तो ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार इस देश में होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। इसे टैबू यानी एक बहुत ही खराब सामाजिक बुराई के रूप में भारत में लिया जाता है। संबंध इसका जातिवाद से सीधा सीधा दिखता है। पुरुष वर्चस्ववादी, हिंदूवादी व्यवस्था और जातिवाद का मिला जुला स्वरूप हमें ऑनर किलिंग के रूप में दिखाई देता है। ठीक, निरंतर ये घटनाएं ऑनर किलिंग की आती रहती हैं, एक से बढ़कर एक कहानियां आप ऑनर किलिंग के नाम पर सुनते रहते होंगे। कभी अलवर ऑनर किलिंग केस चर्चाओं में रहा, तो कभी एक और केस रहा जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने पर कुछ युवाओं को उनके ही घर के लोगों ने, माता, पिता, भाई और तमाम सारे रिश्तेदार मिलकर मार दिए। इसी तरह से आयुषी मर्डर केस भी ऑनर किलिंग से जोड़ के देखा गया। तो इसके अलावा कुछ और ऑनर किलिंग के मामले जिनमें पिता, भाई और समाज के लोगों ने मिलकर लड़कियों की हत्या कर दी। कई बार पुरुषों की भी, लड़कों की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक, पर सामान्यतः ऑनर किलिंग में हम देखते हैं कि बहुसंख्यक रूप से महिलाएं इसका शिकार होती हैं। ठीक, तो लगातार इस तरह की खबरें भारत में आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। कभी आप देखेंगे कि माँ बाप ने पैर पकड़े, भाई ने गला दबाया, इस तरह की खबरें आपको निरंतर निरंतर देखने को मिल जाएंगी। उदयपुर ऑनर किलिंग केस देख लीजिए, ये मिल जाएगा, और तमाम सारे केस आपको एक जगह मिल जाएंगे। ये मीनाक्षी ऑनर किलिंग केस है, बीवी को जिंदा दफनाने का एक और केस है। इसके अलावा कीर्ति अविनाश के जो केस है ये भी चर्चाओं में बना रहा। उसके बाद बबली मनोज मर्डर केस है, तमाम सारे केस हैं, कोई कमी नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध एक और संगठित रूप से सामाजिक हिंसा का प्रकार, ये सम्मान हिंसा या ऑनर किलिंग या क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं की हत्या कर देना, ये भारत में व्याप्त एक बड़ी बीमारी है। ठीक, और इसको लेके बड़ी सारी महिलाओं की तरफ से डिमांड भी होती रहती है कि कानून बनाए जाएं, पक्के कानून बनाए जाएं। महिलाओं को मारा जा रहा है, पक्के कानूनों की बात यहाँ पे की जाती है। और हमारे पूर्व सीजेआई, इससे पहले जो सीजेआई साहब थे, चंद्रचूड़ साहब, जो काफी एक्टिव थे, वो एक सम्मान समारोह में व्याख्यान दे रहे थे इस मुद्दे पर, अशोक देसाई स्मारक व्याख्यान में। ये व्याख्यान देते हुए उन्होंने ऑनर किलिंग पर बड़ी क्या बोलते हैं एक बात कही हुई थी कि उन्होंने कहा कि सैकड़ों युवा इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वे किसी से प्यार करते हैं या जाति से बाहर शादी करते हैं। ठीक, ये उन्होंने कहा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई
नैतिकता अक्सर प्रभावशाली समूहों के द्वारा तय की जाती है और कमजोर तथा हाशिए पे पड़े लोग समूहों के ऊपर इसे थोप दिया जाता है या उन्हें इसके अंदर रहना पड़ता है। ठीक, तो असलियत में जिस मोरलिटी की हमारा समाज बात करता है, नैतिकता की बात कहता है, ये समाज के एक प्रभावशाली समूह ने यानी उच्च जाति वर्ग ने बनाई हुई है और बड़ी चालाकी से जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उन पर इसे थोपा जा रहा है, हाशिए पे मौजूद वर्गों पर इसे थोपा जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई इस नैतिकता को पालन करिए। ये बड़ी गंभीर टिप्पणी उन्होंने इसमें की हुई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि नैतिकता का निर्धारण कौन करता है? प्रभावशाली समूह जो कमजोर समूह पर हावी हो जाते हैं। कमजोर समूह को सामाजिक संरचना में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, यहाँ तक कि यदि उनकी देखिए सहमति भी प्राप्त कर ली जाए तो भी वह एक मिथक ही होता है। ठीक है, ये हमारे पूर्व सीजीआई साहब इस देश में हो रही ऑनर किलिंग के संदर्भ में ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आगे वो कहते हैं कि शक्ति के अंतर के कारण नैतिकता की बातचीत का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग उत्पीड़क समूह के हाथों में अपमान और अलगाव के कारण प्रति संस्कृति उत्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं। ठीक, तो ये सब बात उन्होंने एक व्याख्यान में कही हुई थी और बड़ी तार्किक बात है कि इस देश में तमाम सारे युवा लोग सामाजिक नियम कायदे कानूनों के नाम पर बनाए गए समाज के उच्च वर्ग के नियमों को, जिन्हें वो सामाजिक नैतिकता कहते हैं, उनके आधार पर उन्हें मारा जाता है और उन्हें उन पे ऊपर वो सारी नैतिकता थोपी जाती है जो खास लोगों ने बनाई है, क्योंकि वो ताकतवर समूह हैं और बाकी सब लोगों को उनके अनुसार इसे मानना पड़ता है। ठीक, और ये बड़ा खतरनाक है और इस पूरे नैतिकता के ढोंग के नाम पर समाज में बनाई गई इस रीति रिवाज पालन ना करने पर मार दिया जाता है, युवाओं को मार दिया जाता है। और उसमें भी दुखद पहलू ये है कि ये जो भारत का पुरुष वर्चस्ववादी समाज है, इसमें महिलाओं के साथ विशेषकर इतनी जघन्य अपराध किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम दर्शकों ऑनर किलिंग पे बात कर रहे थे और हमने ऑनर किलिंग के संदर्भ में क्या बोलते हैं ये देखा कि इस देश में लगातार ऑनर किलिंग होती जा रही है और ऑनर किलिंग को लेके कोई खास नियम कायदे कानून मौजूद भी नहीं है। ये हमें पता चलता है, लगातार ऑनर किलिंग की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। कभी अलवर ऑनर किलिंग केस, तभी तमाम सारे ऑनर किलिंग केस, ये लगातार हमें देखने को मिलते रहते हैं, पर कोई संगठित कानून क्या ऑनर किलिंग के संदर्भ में मौजूद है? तो हमें यहाँ पर यह दिखाई देता है कि कोई संगठित कानून ऑनर किलिंग के संदर्भ में मौजूद नहीं है और जो रेगुलर कानून है उन्हीं कानूनों से ऑनर किलिंग को यहाँ पे डील किया जाता है। ठीक, और कोई विशेष कानून उसके लिए नहीं बनाया गया है। ठीक, तो तमाम सारे ऑनर किलिंग की घटनाएं रोजाना में हमें देखने को मिलती रहती हैं। कभी आयुषी क्या बोलते हैं मर्डर केस, तो कभी और तमाम सारे मर्डर केस हमें देखने को मिलते रहते हैं। रोजाना की घटनाएं हैं ऑनर किलिंग को लेके, न्यूज़पेपर भरे हुए हैं ऑनर किलिंग की घटनाओं को लेके और जात धर्म सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा तमाम सारे सामाजिक नियम बंधनों के आधार पे महिलाओं को, कभी कभी पुरुषों को भी मार दिया जा रहा है, पर सामान्यतः ऑनर किलिंग का शिकार महिलाएं हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक, और ऑनर किलिंग को लेके इस देश में कोई संगठित कानून नहीं है, नियम नहीं है और साधारण अपराध की तरह ने ट्रीट किया जाता है। ये और बात है कि पुरुष वर्चस्ववादी समाज निरंतर ये रोना रोता रहता है कि सारे कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इतनी बड़े पैमाने पे संगठित हिंसा की जा रही है महिलाओं के विरुद्ध और उन्हें जात धर्म रीति रिवाज कानून नियम पालन करने के नाम पर मारा जा रहा है, ना करने के नाम पर मारा जा रहा है और इसको लेके कोई प्रॉपर कानून भी नहीं। ठीक, ये बड़ी अजीब स्थिति है। और हमारे पूर्व सीजीआई साहब जो थे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, वो एक व्याख्यान में 2022 के एक व्याख्यान में जो क्या बोलते हैं अशोक देसाई स्मारक व्याख्यान में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई सैकड़ों युवा इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वे किसी से प्यार करते हैं या जाति से बाहर शादी करते हैं। और इसी में उन्होंने ये भी कहा कि भाई नैतिकता अक्सर प्रभावशाली समूहों के द्वारा तय की जाती है
और कमजोर और हाशिए पे पड़े समूहों पर थोप दी जाती है, उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। और वो ये बताते हैं कि समाज की जो ताकतवर समूह हैं वो नैतिकता निर्धारण कर रहे हैं, नियम कायदे कानून बना रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, और समाज के कमजोर वर्गों पे उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यही आधुनिक नैतिकता का स्थिति है। और इस पूरे खेल में बहुत सारे कमजोर लोग हैं जो अपनी जीवन अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी पसंद से शादी विवाह करना चाहते हैं, अपनी पसंद से कपड़े पहनना चाहते हैं, अपने पसंद से जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें मार दिया जाता है इन झूठे सामाजिक नियम कायदे कानूनों के नाम पर जो बनाए समाज के विशिष्ट वर्गों ने। ठीक है, तो ये हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देश में इसको लेके कोई कानून भी नहीं है, इसको लेकर कानून बनाने की डिमांड की जा रही है ऑनर किलिंग को लेके, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं है और महिलाएं मर रही हैं, कानून है नहीं। पुरुष वर्चस्ववादी समाज ये कह रहा है कि भाई देखिए सारे कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, और आप खुद देख लीजिए कि निरंतर ऐसे क्षेत्र निकलकर सामने आते हैं जब महिलाओं के निरंतर अत्याचार हो रहे हैं पर कानूनों का सख्त अभाव दिखाई देता है। ठीक, तो ऑनर किलिंग के मामले जो रोजाना होते दिखाई देते हैं वो क्या बोलते हैं, उनके लिए कोई विशेष कानून मौजूद नहीं है। ठीक, और रोजमर्रा के जो कानून है, साधारण कानून है, उनमें ही उन्हें टैकल करने की कोशिश की जाती है। और जो वास्तविक सजाएं हैं अपराधियों को मिलनी चाहिए वैसी सजाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक, ये ऑनर किलिंग के मामलों में अक्सर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई महिलाओं की स्थिति तो वैसे ही कमजोर थी, वनरेबल थी, हाशिए पे मौजूद समूह था। देश के सभी कमजोर वर्गों में सबसे खराब स्थिति महिलाओं की थी। फिर इसी पूरे हालातों में बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है 2014 के बाद, और इस पूरे दौर में हम देखते हैं 2014 से आज हम 25 में हैं, जो समाज का विमर्श है, ये पूरा सामाजिक विमर्श सांप्रदायिकता, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इन सारे विषयों के आसपास केंद्रित हो गया और समाज को बताया गया कि भाई हिंदू प्रतिष्ठा को समाज में फिर से स्थापित करना है, पुराने जो सनातन हिंदू व्यवस्था है वो समाज में फिर से स्थापित करनी है, और इसके लिए जो है क्या बोलते हैं मूल लड़ाई वो समाज के दूसरे धर्म से मौजूद है। और इस पूरे विमर्श में आप ध्यान से देखेंगे तो समझाया गया लोगों को बताया गया कि धर्म में कितनी भी बुराई हो, हिंदुओं की जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो कैसी भी हों, लेकिन इन पर बात नहीं करनी है। ठीक, क्योंकि इन पर बात करने से जो हिंदुओं का पक्ष है वो कमजोर हो जाता है, और इसलिए इन मुद्दों पे बात नहीं करनी है। और समाज ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझ भी लिया कि वो तमाम सारी बुराइयां जो समाज में मौजूद थी पहले से ही, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, दलितों के विरुद्ध अत्याचार, तमाम सारी कुप्रथाएं, अब उन पर बात होना बंद हो गई है। हिंदू हितों की सुरक्षा के नाम पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप इन सारी बुराइयों पे बात मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों के सापेक्ष हिंदुओं का पक्ष कमजोर हो सकता है। तो बड़ी चालाकी से समाज को ये समझा भी दिया गया। समाज ने धीरे धीरे करके इन सारे मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया, और अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जब निरंतर अपराध हो रहे हैं, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं घटती जा रही हैं। ये देखिए, ये अभी 2022 की न्यूज़ है, ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ती हुई जिंदगी, हरियाणा राजस्थान की। ऑनर किलिंग के लिए कि भारत में कोई कानून होना चाहिए, 2022 का आउटलुक लिखता है। अभी 2024 का ही है कि भाई भारत में बढ़ रही हैं ऑनर किलिंग की घटनाएं, ये आउटलुक में छापा हुआ था। ठीक है, तमाम सारी ऑनर किलिंग की घटनाएं हमें दिखती हैं। अभी ये 14 तारीख की घटना, 14/7/2024 की 25 की ऑनर किलिंग का मामला दैनिक भास्कर छापता है। नौवा आरोपी भी इसमें पकड़ा गया। रोज घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कोशिश की जाती है कि ऐसी घटनाओं को ऑनर किलिंग करार ना दिया जाए, या पीछे के पर्दे पे ये खबरें डाल दी जाएं। और जब बड़ी खबरों में इस तरह के घटनाक्रम दिखते हैं, जैसे ये राधिका यादव मर्डर केस है, इसे आप ध्यान से देखेंगे कि मीडिया में कोई भी इसे ऑनर किलिंग नहीं कह रहा। ठीक है, समाज समझ गया है, समाज को समझा दिया गया है कि भाई आपको इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं करने, हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उन पर बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से जो हिंदुओं का पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा दूसरे धर्म के सापेक्ष। इसलिए जो भी हो रहा है वो होने दीजिए,
लेकिन इन बुराइयों को उस तरह से नहीं प्रदर्शित करना है, साधारण अपराध के रूप में ही इन्हें दर्ज करना है। इसलिए आप मीडिया में सब जगह देखेंगे राधिका यादव मर्डर केस की 100 बातें हो रही है, लेकिन इसे ऑनर किलिंग के नाम पर की गई हत्या के रूप में दर्ज नहीं किया जा रहा, बताया भी नहीं जा रहा। ये नया सामान्य है, दिस इज न्यू नॉर्मल, जहां समाज में अतीत के अपराध होंगे, ठीक, लेकिन उन अपराधों को उन नामों से अब नहीं बुलाया जाएगा। समाज को बताया जाएगा ये तो साधारण से अपराध हैं, ठीक। और इन पूरी रिपोर्टिंग में आप ये भी देखेंगे कि एक ट्रेंड है, ठीक है, हमारे देश में जो 2014 से 2025 तक बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्ववादी सरकार ने जो नए नॉर्मल ट्रेंड सेट किए हैं, उसमें एक ये ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर पुरुष हत्या करता है, ठीक, तो समाज उसे जस्टिफाई करता है कि बेचारे ने किसी कारण से हत्या कर दी। महिला अगर पुरुष की हत्या कर देती है तो समाज फिर ये जस्टिफाई करने में लग जाता है कि महिलाएं तो खराब ही होती हैं और वो तो ऐसा ही करती हैं। और ये राधिका यादव मर्डर केस में भी पक्ष विपक्ष जो भी हों, आप देखिए किस तरह से समाज उसके पिता को प्रताड़ित, पीड़ित और मजबूर हालातों का मारा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर इस स्टोरी में कुछ समझना चाह रहे हैं तो समाज की और व्यवस्था की इस मनोदशा को थोड़ा समझिए कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अपराध की स्थिति में अलग अलग मानदंड कैसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए पूरा मामला क्या है, हम इस मामले को ओपन करते हैं। मामला राधिका यादव मर्डर केस का है। और कौन है राधिका यादव, तो बताया गया कि भाई गुरुग्राम में ये रहती थी, टेनिस की खिलाड़ी थी, नामी ग्रामी टेनिस खिलाड़ी है, और इनकी हत्या कर दी है, इनके पिता ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। इन्हें अस्पताल में भी ले जाया गया पर ये बच नहीं पाई। 25 वर्ष की, हरियाणा के गुरुग्राम में 25 वर्ष की टेनिस खिलाड़ी थी, राज्य स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी राधिका यादव, ठीक है। इनका अच्छा खासा नाम था, मतलब टेनिस तो भारत में एक सम्भ्रांत परिवार के लोग ही खेलते हैं, तो अच्छा खासा इनका नाम हमें दिखाई देता है, लोग इन्हें जानते थे। शी वॉज नोन फिगर, ठीक, जो टेनिस से जुड़े लोग हैं। और जब उनके पिता ने उनकी हत्या की तो बड़ा शौक था, लोग शौक में थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्या कारण थे, ये सब हमें दिखाई देता है। इस घर में वेल टू डू परिवार से थी राधिका यादव, इनके पिता के पास अच्छा खासा पैसा है, और इस घर में जहां उन्हें मारा गया वो ये घर है गुरुग्राम में। और इनके रिकॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है कि भाई राधिका यादव ने जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है उसमें युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में 113वां स्थान इन्होंने हासिल किया था, और शीर्ष 2000 की जो 200 की जो लिस्ट है उसमें भी ये शामिल थी, ठीक है। और इनकी कंधे की चोट के बाद इन्होंने रेगुलर खेल वगैरह बंद कर दिया था, और जो इंटरनेशनल टेनिस महासंघ है उसमें एटीएफ में 36 सिंगल्स और 7 डबल्स मैच इन्होंने खेले हुए हैं, और कंधे की चोट के बाद इन्होंने रेगुलर टेनिस खेलना बंद कर दिया था। उसके बाद अपनी कोचिंग वगैरह किया करती थी, एकेडमी जैसा कुछ चलाकर कोचिंग वगैरह किया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में टेनिस खिलाड़ियों की स्थिति वैसे ही कमजोर है, कम है, क्योंकि ये एलीट किस्म का खेल है, पैसा चाहिए पड़ता है। और राधिका यादव इस खेल को खेलती थी, अच्छी स्थिति में थी, तो जब उन्हें गोली मारी गई तो ये प्रश्न बड़ा खड़ा हुआ कि आखिर क्या पूरा मामला है, ठीक। राधिका यादव के एक कोच हैं मनोज भारद्वाज, जो उन्हें एक क्या बोलते हैं एकाग्र और सुशील लड़की के रूप में बताते हैं, ठीक। पूरा मामला 10 तारीख का है, 10 जुलाई का है। हत्या के वक्त उनके घर में राधिका और उनकी मां मौजूद थी, और उनके पिता जो दीपक है उन्होंने 10:30 बजे अपनी लाइसेंसी बंदूक से उन्हें 4 गोलियां मार दी, ठीक है। एक गोली जो है उनके कंधे में लगी हुई है, और एक गोली ने सीने और 2 गोली ने आंतों में डैमेज किया हुआ है, ठीक। ये पूरी घटना है। उसके बाद जब ये घटना घट जाती है तो आप देखिए कि पिता अपनी बेटी को मार देता, ठीक। अब इसके बाद पिता का बयान आता है, तो दीपक यादव जो हैं उनके पिता हैं, वो बताते हैं कि भाई उन्होंने हत्या क्यों की। इसकी पड़ताल करते हुए पुलिस को उन्होंने बताया, ऐसा पुलिस को बताया, जो बता रहे हैं कि दीपक यादव कहते हैं कि जब वो दूध लेने के लिए वजीराबाद जाते थे तो लोग कहते थे कि लड़की की कमाई खाता है। तो पिता को तकलीफ ये थी इस समाज में कि पिता बेचारा बड़े कष्ट में था, लोग उसे ताने दे रहे थे कि लड़की की कमाई खाता है, ठीक। और
पहला कारण उसने बताया कि इस वजह से उसने गोली मार दी। फिर उसने पुलिस को दूसरा कारण बताया कि उसके बेटी के कैरेक्टर पे लोग उंगलियां उठा रहे थे, टेनिस खेलती थी इसलिए, और इसलिए भी वो परेशान था। ठीक है, और इसलिए उसने राधिका यादव को गोली मार दी। ये सारी बात उसने बताई पुलिस को, मोटे मोटे 3 बंदूकों पर पुलिस ने ये बात बताई, दैनिक भास्कर में ये छपा हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब मीडिया में ये खबर फैलती है तो बड़ी सिंपैथी जागती है। पूरे पुरुष समाज जो अभी तक प्रताड़ित महसूस कर रहा था सोनम रघुवंशी के द्वारा अपनी पति की हत्या के कांड के बाद, हम देखते हैं कि भाई एक ऐसे पिता के रूप में मीडिया दिखाना शुरू करता है कि बेचारा देखिए कितना परेशान हो गया, समाज के तानों से परेशान होकर पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो आप ये देखिए कि जब पुरुष हत्या करते हैं तो समाज तरीके निकालता है, वो बहाने ढूंढता है कि उस हत्या को जस्टिफाई कर दे और पुरुषों को बेचारा दिखाए। लेकिन जब महिलाएं हत्या करती हैं तो उनका हाल वो सोनम रघुवंशी जैसा करता है। कैसे भी करके सोनम रघुवंशी की आड़ में पूरे महिला जगत को ही बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। ठीक, आप इस अंतर को देखिएगा, यहाँ से पक्ष विपक्ष तो अपनी जगह खेल देखिए। अब जब ये बात उठती है तो भाई इस बात की सत्यता जानने की जगह मीडिया में खबरें शुरू हो जाती हैं। 11 जुलाई को सत्येंद्र छापता है कि बेटी की कमाई पर पलने वाले के ताने से पिता ने टेनिस प्लेयर बेटी की हत्या कर दी। ठीक, उसके बाद देखिए एबीपी न्यूज छापता है कि बेटी की कमाई को लेकर गांव वाले देते थे ताने, पिता ने कर दी हत्या। बेचारा भोला भाला पिता इतना परेशान था। उसके बाद फिर छापता है कि समाज के ताने से हारे पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। तो एक सिंपैथी छापी, पुरुष हत्याएं करते हैं तो समाज उनके लिए कुछ तरीके ढूंढता है ताकि सिंपैथी पैदा हो जाए। गांव बेटी की कमाई खाता था, ताने देते थे गांव वाले, टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने दाग दी गोलियां, पत्रिका छापता है। उसके बाद आप देखिए वन इंडिया छापता है कि राधिका यादव को बाप ने गोली क्यों मारी, गुरुग्राम पुलिस ने किया खुलासा। मोटा मोटा आप देखिए कि नटशेल में बात यह है कि भाई कोशिश ये की जा रही है कि बेचारा मजबूर पिता था, लोग ताने दे रहे थे, गुस्से में आकर गोली मार दी। बेचारा क्या करता, बेहद मजबूर पिता के रूप में शुरुआती अवस्था में दीपक यादव को बताया जाता है। ये कोई नई तरीका भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पुरुष हत्याएं करते हैं तो समाज उन्हें जस्टिफाई करने के नैतिक कारण ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किसी पुरुष पर यूं ही अपनी बेटी पत्नी महिला को मारने का जो आरोप ना लग जाए, क्योंकि अनैतिक तरीके से मार देंगे तो पुरुषों को थोड़ा फिर इससे परेशानी होगी, तो नैतिक कारण ढूंढे जाते हैं। तो अब यहाँ पे पहली अवस्था में रिपोर्टिंग ये की गई कि बेचारा बाप जो था बहुत परेशान था, समाज ताना दे रहा था, बेटी टेनिस खेलती थी और पैसा कमाती थी और उसके पैसे पे पलने का ताना दे रहा था समाज। बेचारा बाप परेशान होकर गोली मार देता है। बेचारा क्या करता, मजबूर था। पहली प्रतिक्रिया मीडिया की हमें शुरुआती अवस्था में ये दिखाई देती है। ठीक, और बड़ी सामान्य सी बात है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा अपराध किए जाते हैं तो ऐसे ही कारण ढूंढे जाते हैं। तो बेचारे पिता की भूमिका दीपक यादव की शुरुआत में बनाई जाती है। फिर इस पे थोड़ी सी पड़ताल होती है और पड़ताल होने के बाद हमें कुछ और जानकारियां निकल कर आती हैं शुरुआती इस जानकारी के अलावा, और उसमें पता चलता है कि दीपक यादव जो हैं ये तो मतलब अच्छी खासी स्थिति में हैं, इनके पास जमीनें वमीनें हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड भी इनका अच्छा है। इनके रिश्तेदार वगैरह बताते हैं कि भाई दीपक का ये कहना कि लोग इन्हें ताने देते थे, तो इनके कुछ रिश्तेदार हैं दीपक यादव के, बताते हैं कि भाई ऐसा तो कभी सुना नहीं कि दीपक को कोई उनकी लड़की को लेके ताने दे रहा था। क्या बोलते हैं, ऐसा तो समाज में उनके आसपास के लोगों में चर्चाओं में नहीं था। ठीक, फिर वो ये भी बताते हैं कि भाई दीपक तो हमेशा क्या बोलते हैं अपनी बेटी को लेकर, खेल को लेकर काफी खुश रहता था। ताने देने की तो बात छोड़िए, उसने 15-20 साल बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए काफी प्रयास भी किया। फिर ये भी बताते हैं कि दीपक ने काम धंधा छोड़ दिया था, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था, और जब तक उसकी बेटी जो है प्रॉपर्टी का काम भी छोड़ के रखा हुआ था, बेटी क्या बोलते हैं स्कूल में पढ़ती थी तो बाहर खड़ा रहता था। ठीक है, दीपक का भाई बताता है कि दीपक तो 10-12-15 लाख रुपए उससे महीने की क्या बोलते हैं कि कमाई भी होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अच्छा खासा पैसे वाला।
तो पहली बात ये है कि भाई दीपक के पास पैसा है और बेटी की कमाई खाने का तो आरोप उस पर कोई लगा नहीं सकता, तो वो तो बात अपने आप झूठी हो जाती है। वो एक सिंपैथी लेने का तरीका था। ताने देते थे लोग, तो ये भी लोग उसके रिश्तेदार खारिज करते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो खुद ही बड़ा मोटिवेट रहता था अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, और क्या बोलते हैं, स्कूल वगैरह भी खुद ही ले जाता था, उसने एकेडमी खुलने के लिए भी उसकी मदद की हुई थी। ये सब बातें उसके रिश्तेदारों ने बताई हुई थी। बताते हैं कि दीपक ऐसा पिता था जिसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपना काम धंधा छोड़ दिया था। वो गुरुग्राम के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। खुद जो है राधिका स्कूल छोड़ने जाता था, टेनिस खिलाने के लिए भी जाता था, ड्राइवर भी नहीं रखता था। जब तक खेलती रहती थी दीपक वहीं रुका रहता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए। आप ध्यान से देखिए कि दीपक की पूरी इमेज जो बन रही है वो एक साधारण भारतीय पुरुष के जैसा, बेहद इनसिक्योर पिता की जैसी बन रही है। जैसे जो भारत के पुरुष रहते हैं अपने आसपास की महिलाओं के प्रति बड़े इनसिक्योर रहते हैं, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति और बीवियों के प्रति, बेटियों के प्रति। उन्हें लगता है कि भाई इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। और आजकल एक नया ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा कि ये इनसिक्योर पिता जो होते थे, गांव में रहते थे तो बेटियों को कुछ हक अधिकार ही नहीं देते थे। अब ये शहरों में आ गए। शहरों की आधुनिकता में गांव छोड़कर पैसा लेकर शहरों की आधुनिकता में आ गए। शहरी बनने के दिखावा तो करते हैं, अपनी बेटियों को आधुनिक कपड़े पहनाने की कोशिश करना, पढ़ाना लिखाना सब करते हैं, पर अंदर से चूंकि ये रहते वही पिछड़े के पिछड़े हैं, एक असुरक्षित पुरुष। एक तो दीपक यादव हमें वास्तव में एक उस असुरक्षित पुरुष के समान दिखाई देता है जो अपनी बेटी को अपने दायरों में रहकर सुविधाएं तो दे रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण पूरा रख रहा है। मतलब आप सोच के देखिए पिता के रूप में वो कितना असुरक्षित है कि बेटी स्कूल में पढ़ रही है तो बाहर बैठा हुआ है, टेनिस खेल रही है तो बाहर बैठा हुआ है, ड्राइवर भी नहीं रख रहा। ठीक। और ये कोई चिंताएं नहीं है, ये पुरुष की असुरक्षाएं हैं। ठीक। कि खुला नहीं छोड़ना, नियंत्रण में रखना है। हाँ, आधुनिकता देनी है। वैसे ही जैसे आप अच्छा कुत्ता पालते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, डोरी डाल लेते हैं उसके गले में, उसे अच्छे से रखते हैं, अच्छे कम, लेकिन खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक। उसे आजादी नहीं देंगे। ऐसे ही ये जो नई जमात पैदा हो गई है भारतीय पुरुषों की, उनमें भी इस तरह के लोग शहरों में तो आ गए, आधुनिक होने का दिखावा भी करते हैं, पर ये अपनी महिलाओं को आधुनिक स्कूल कॉलेज सुविधाएं देना भी चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें नियंत्रण में रखना चाहते हैं कि जो भी हो वो नियंत्रण में रहें, ये जैसा कहें वैसा करें। ठीक। पुरुष पिता चाहता है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे टेनिस खेले, सब है, लेकिन रहे नियंत्रण में, जितना कह दे उतना ही करे। तो दीपक की स्थिति अगर हम इन बयानों को देखें तो हमें एक बेहद असुरक्षित पुरुष की दिखाई देती है, जो अपनी बेटी के प्रति असुरक्षित है। वो उसे सुविधाएं वगैरह तो सब देना चाह रहा है, लेकिन ये भी चाहता है कि वो पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, वो जैसा कहे वैसा वो उसकी बेटी करती रहे, और वो जितना अधिकार स्वतंत्रता आजादी देना चाहता है उतनी लेती रहे और उसमें खुश रहे। इस तरह की एक इमेज दीपक की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, राधिका की शादी को लेके भी उन्होंने कहा विवाद चल रहा था। राधिका क्या बोलते हैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती, जबकि दीपक चाहता था कि वो राधिका दीपक के हिसाब से शादी करे। ठीक। बताया जाता है उसने, दीपक ने राधिका की पढ़ाई लिखाई पे भी और उसके टेनिस के शौक पे भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। ठीक। ये भी बताया गया। उसके बाद इस पूरी स्टोरी में ये भी बताया गया कि दीपक जो है बड़े डिप्रेशन में रहने लगा था, क्योंकि राधिका अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी और दीपक जो है उसे ये पसंद नहीं था। ठीक है। ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट हमें बता रही है। ठीक। उसके बाद एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका एक बयान है इसमें। वो ये बताते हैं कि सीनियर अधिकारी ने बताया कि दीपक यादव के बारे में बताया कि उनके दीपक अपनी बेटी को लेकर क्या बोलते हैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब तक की पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह एक ऐसा शख्स बन जाता है जो जल्दी उसे क्या बोलते हैं उसे एक बार शक हो जाए दीपक को तो वो उसे छोड़ता नहीं है, इसलिए वो अक्सर अपनी बेटी के साथ ही रहता था और उसे अकेला भी नहीं छोड़ता था। ऐसे पुलिस के एक अधिकारी का बयान यहाँ पे हमारे सामने है। ठीक है।
घर वालों से पूछने पर पता चला है कि दीपक हर रोज शाम को शराब पीता था, काफी देर तक बेटी और पिता में विवाद होता रहता था। इसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया था। ये सभी बातें बताई जा रही हैं। शादी को लेकर विवाद था, बदनामी के डर की बात भी हो रही थी, इसलिए दीपक ने गोली चला दी। इस तरह की बात पुलिस की तरफ से आ रही। ठीक है, ये सब हमें पता चल रहा है कि भाई वास्तव में वो अपनी मर्जी से जीना चाह रही थी और दीपक अपनी बेटी को खुला स्वतंत्रता नहीं देना चाहता था। मतलब वो आधुनिक तो बनाना चाह रहा था लेकिन स्वतंत्रता नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, और इसी पूरे मुद्दे पर वही सब बातें बीबीसी भी छापता है कि भाई दीपक के संदर्भ में वही सब बातें बीबीसी भी छापता है उन्हीं चीजों को लेकर कि दीपक जो है उसकी अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो ये बात कहना कि बेटी की कमाई खाने वाली बात में दम नजर नहीं आता है। ठीक है, ये सब स्थिति है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई इस पूरे मामले में पहले क्या बोलते हैं, दीपक को एक पीड़ित पिता के रूप में दिखाया गया कि भाई एक पिता है जो समाज के तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को मार देता। ठीक, फिर ये पूरी बात जो है आगे की जांच पड़ताल में उतनी सही बैठी नहीं। फिर एक नया एंगल लिया जाता है इसमें, क्योंकि हिंदू है, पुरुष भी है। अब ये अपनी बेटी को मार दिया, मारा तो ऑनर किलिंग के लिए है, सब जानते हैं, लेकिन फिट नहीं बैठ रही बात, क्योंकि बीजेपी आजकल जो हिंदुत्ववादी सरकार है उसके नैरेटिव में ये सारी चीजें फिट नहीं बैठती और मीडिया भी इन चीजों को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर हमें पता चलता है एक नई कहानी सामने निकल कर आती है। वो आती है कि भाई राधिका यादव जो रहती है उन्होंने एक रील बनाई हुई थी, इंस्टाग्राम रील बनाई हुई थी, और एक लोकल का एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, ये आपका एक कलाकार था, मुस्लिम था, ठीक है, इनामुल हक। और इनामुल हक के साथ राधिका ने एक रील यानी गाने की एक रील बनाई थी। ये गाना फिल्माया गया था कारवा सॉन्ग के लिए, कारवा के लिए एक सॉन्ग फिल्माया गया था, पुरानी बात थी ये। और उन्होंने एक रील बनाई हुई थी और फिर मीडिया ने उस नए नैरेटिव को आगे बढ़ाना शुरू किया कि भाई देखिए, एक पिता जिसने अपनी बेटी पे लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, और उसका मुस्लिम प्रेमी को देख के पिता को गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दी। हिंदुत्ववादियों ने अब फिर से एक नया एजेंडा खोल लिया। यहाँ पर भी बेचारे पिता को बेचारा दिखाने की कोशिश की गई है कि राधिका का मुस्लिम प्रेमी देखकर पिता ने गोली चला दी। देखिए, इस तरह की हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तमाम सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। न्यूज जो क्या बोलते 3 है वो लिखता है वीडियो देखकर ही राधिका पर चलाई गई गोलियां। ठीक, ये देखिए, तो राधिका के प्रेमी देखिए इनामुल हक का कैमरे पर बड़ा खुलासा, टेनिस प्लेयर हत्याकांड का सच। देखिए, ये न्यूज 18 फिर छाप रहा है। तो कुल मिलाकर अब नया नैरेटिव दिखता है, बेटी की कैरियर पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर ऐसा क्या हुआ कि पिता ने गोली मार दी, और इसमें भी मुस्लिम प्रेमी की कहानी बताई जा रही है। अब इनामुल हक जो है ये एक प्रोफेशनल क्या बोलते हैं आर्टिस्ट हैं, संगीतकार, अभिनेता हैं। ये इन्होंने क्या बोलते हैं राधिका के साथ ये जो रील बनाई हुई थी, गाने की रील बनाई हुई थी, कारवा के लिए, वह कारवा सॉन्ग्स के लिए उन्होंने एक रील बनाई हुई थी। और फिर ये खबर चलाई गई कि उस राधिका के पिता ने इस मुस्लिम एंगल की वजह से गोली मारी। फिर से जस्टिफाई किया गया कि भाई देखिए, पिता मजबूर था, लड़की ने मुसलमान से प्रेम कर लिया, और सोशल मीडिया पे अब मीम बन गए कि भाई इनामुल से शादी करती तो वैसे ही मरती, पिता ने मार दिया तो क्या हुआ। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे अब प्लांट की जाने लगी। कुल मिलाकर पुरुषवादी समाज अब फिर से बेटी के हत्यारे को नए तरीके से बचाने में लग जाता है, और वो नए क्या बोलते हैं कारण गिनाने लगता है। और उन कारणों में ये था कि भाई रील बनाने की वजह से बदनामी हो गई, और उस बदनामी की वजह से जो पिता था उसने गोली मार दी। ठीक, तो पिता तो बेचारा मजबूर था। पहले नरेटिव ये था कि पिता मजबूर था क्योंकि बेटी की कमाई खाने का आरोप लग रहा था। ठीक है, फिर दूसरी कहानी ये बनी कि पिता मजबूर था क्योंकि लड़की का अफेयर एक मुसलमान के साथ था, इसलिए बेचारा मजबूर था। उसने देखिए धर्म और जाति की प्रतिष्ठा बचाने के लिए गोली मार दी। ऐसी नरेटिव, अब दूसरा नरेटिव ये बनाया गया, और कोशिश की गई कि दीपक को एक प्रताड़ित पीड़ित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई दीपक की क्या बोलते हैं राधिका की एक फ्रेंड रहती है, वो निकलकर सामने आती हैं और वो उनके घर की
उस स्थिति को बताती हैं जिसके आधार पे हमने ये अनुमान लगाया कि दीपक यादव जो है राधिका के पिता, वो वास्तव में एक बेहद ही क्या बोलते हैं उन पुरुषों के समान थे जो ज्यादातर भारतीय पुरुष होते हैं जो अपनी बेटियों के प्रति बेहद नियंत्रणवादी रहते हैं, ठीक, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सुविधाएं सब देंगे, आजकल सुविधाएं सबके पास हैं, पैसा सबके पास है, गाड़ी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, सब मिलेगा, लेकिन रहना नियंत्रण में है। ठीक, तो भारतीय पुरुषों का ये जो चरित्र है महिलाओं को नियंत्रण में रखने का, विशेषकर बेटियों को, वो चरित्र यहाँ पर दीपक में दिखाई देता है। और इसी बात को राधिका यादव की एक दोस्त रहती है, वो बताती हैं, और उन्हें काफी लंबे समय तक राधिका के साथ टेनिस खेला था। इनका नाम हिमांशिका सिंह है, और ये अपने वीडियो में आती हैं और सामने आकर बताती हैं कि राधिका की जिंदगी उसके परिवार की वजह से कैसी काफी मुश्किल में थी। ठीक, ये देखिए हिमांशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बताती है कि राधिका पर घर वालों की ओर से काफी बंदिशें थी, आने जाने का समय तय था, हर बात का जवाब देना पड़ता था, यहाँ तक कि अगर वीडियो कॉल पे भी बात कर रही है तो ये भी, इस पर भी घर वाले फोन चेक किया करते थे। फिर कहती हैं कि भाई राधिका का परिवार बहुत ही कट्टर सोच का था और इससे राधिका को बहुत दिक्कत हुआ करती थी। आगे वो कहती हैं कि राधिका के मामले में लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अफवाहें हैं। राधिका ने सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था और वो भी बड़ा पुराना था, ठीक है, और उनके पिता से अनुमति लेकर ये सब बनाया हुआ था। ठीक, ये भी उन्होंने इस चीज को बताया। इसके बाद देखिए ये तो सही बात कह रही हैं, राधिका की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी इस वीडियो की, उसमें उनकी माँ हमेशा साथ रहती थी, तो जो भी माँ के सामने ये सब वीडियो बने थे तो वो तो खैर मुद्दा उतना बड़ा है नहीं। उसके बताती हैं राधिका 18 साल से टेनिस से जुड़ी हुई थी और परिवार में के अंदर शक्ति ने, परिवार की शक्ति ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। घर में काफी घुटन का माहौल था, माता पिता हर बात पर यही सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। हिमांशिका के अनुसार 2012 से वे दोनों साथ खेलती, अक्सर एक साथ सफर भी करती। राधिका कभी किसी बाहरी व्यक्ति के ज्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा दबाव में रहती थी। ठीक, ये उनकी फ्रेंड ने, हिमांशिका ने बताया। एक और जगह वो ये भी कहती दिखती हैं कि भाई, एक तीखे पोस्ट में हिमांशिका ये बताती हैं कि उन्होंने कहा कि व्यवहार क्या बोलते हैं, राधिका के पिता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार ने राधिका की जिंदगी को नर्क बना दिया था। वह सालों से राधिका की जिंदगी पर अपना कंट्रोल से उन्होंने राधिका की जिंदगी को दुख भरा बना दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें बताती हैं वो। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये मामला कई चीजों में जुड़ा हुआ है। एक साधारण भारतीय पुरुष के समान आजकल जैसे भारतीय पुरुष हो गए, वो शहरों में तो आ गए, पिछड़ी सोच नहीं छोड़ पाए। वो अपने घर की महिलाओं को मुक्त करना नहीं जानते। वो उन्हें गाड़ी दे सकते हैं, एसी दे सकते हैं, स्कूटी दे सकते हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ा देंगे, अच्छे कपड़े पहना देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। यानी अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार ये समाज नहीं देगा। वो तो नियंत्रण में ही रहना है, नियंत्रित तरीके से रहना है। तो दीपक की पूरी इमेज हमें इसी तरह की दिखाई देती है जैसे साधारण भारतीय पुरुषों की, पिताओं की होती है। उन्हें अपने बच्चों को सारी सुविधाएं तो देनी है, लेकिन मुक्ति नहीं देनी है, अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार नहीं देना है, और उनके जीवन को निरंतर नियंत्रित करते रहना है। मतलब भारतीयों में ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि शादी होने के बावजूद भी भारतीय माता पिता अपने बच्चों के जीवन को नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो लड़कियों की माँ और बाप निरंतर लड़की को नियंत्रित करते रहते हैं, तो ऐसा कर, वैसा मत कर, अपने ससुराल में फलाना ढिकाना, निरंतर इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। अब इससे उसके ससुराल में काफी विसंगतियां पैदा होती हैं। तो दूसरी तरफ लड़के के ससुराल वाले भी हैं, वो भी, लड़के के माँ बाप भी निरंतर लड़के और लड़की की जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हें हमारे जैसे जीना है, समझते हैं। शादी होकर आ गई तो तुम्हें साड़ी पहननी है, अब तुम्हें पूजा पाठ करना है, तुम्हें उपवास करना है, तुमसे बने ना बने, तुम्हें ये करना है, वो करना है, तमाम दबाव बने रहते हैं। तो समस्या समाज की है। ये समाज में जो लोग हैं वो बड़ी नियंत्रणकारी सोच रखते हैं। ठीक, और युवाओं पर नियंत्रण रखना ये समाज अपना कर्तव्य, दायित्व और अपनी क्या बोलते हैं विशेषता समझता है।
लोग सोचते हैं अच्छी चीज है, ऐसा करना चाहिए। और ये नियंत्रणवादी सोच जीवन भर चलती रहती है जब तक कि बच्चे मुक्त ना हो जाएं। समाज मुक्त करना नहीं चाहता। हमारे समाज में हम अभी तक ये नहीं सीखे कि जब बच्चे युवा हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, हम उन्हें सलाह तो दे सकते हैं, पर उन्हें हम नियंत्रित ना ही करें तो अच्छा है। ठीक, किसी को भी अपने जीवन में दखलंदाजी पसंद नहीं होती, नियंत्रण तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप सलाह दे सकते हैं एक समय के बाद, और मानना ना मानना ये लोगों की मर्जी होती है। जब आप उसे नियंत्रित करने लगते हैं तो वही होता है जो राधिका के साथ हो रहा है, बाकी जगह हो रहा है। आप सोचेंगे कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने में फिर चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। या तो व्यक्तिवादी हो जाता है, या व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, फिर वो जानवर के समान हो जाता है, फिर जो चाहे उससे करवाते रहिए। ठीक, ज्यादातर मामलों में लड़कियां बागी हो जाती हैं, बागी नहीं होती हैं, वो जो चाहे माँ बाप कहते हैं वैसा करने लगते हैं। बच्चे, पुरुष भी कई बार ऐसा करने लगते हैं, और कुछ मामलों में बागी होती हैं तो गोली खाकर राधिका की जैसे उनके जीवनों को खत्म कर दिया जाता है। ये होता दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। ये मुद्दा ऑनर किलिंग का है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक नियंत्रणवादी पिता ने सामाजिक नियम, कायदे, कानून, प्रतिष्ठाओं की आड़ में जो वो सोचता था होते हैं, अपनी बेटी ने जब उन चीजों का उल्लंघन किया तो गोली मार दी। ठीक, चाहे वो टेनिस में शॉर्ट स्कर्ट पहनने का विवाद हो, चाहे अपनी मर्जी से शादी करने की बात हो, चाहे मुस्लिम लड़के के साथ रील बनाने का हो। अगर आप राधिका और उसके पिता के बीच के संबंध को ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं नियंत्रण है। नियंत्रण क्या है कि भाई हमारे हिसाब से रहो, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से रहो, जितनी खुद छूट दे रहे हैं उतनी में रहो। ठीक, और अगर नियंत्रण से मुक्त होगी, सामाजिक नियम, कायदे, कानून से मुक्त होगी, अपनी मर्जी से कुछ करोगे तो मार देंगे। तो ये कहीं ना कहीं उस साधारण झूठी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला दिखाई देता है, जिस पर मीडिया बात नहीं करेगा, क्योंकि ये नैरेटिव अब हिंदुत्ववादी सोच को सूट नहीं करता कि देखिए ऑनर किलिंग हो रही है। साधारण हत्या के रूप में वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी अगर आप देखिए, मीडिया और समाज ने पहले दीपक को एक पीड़ित बाप के रूप में दिखाया। बेचारा पीड़ित, पीड़ा में था, लोग ताने दे रहे थे, इसलिए वो लड़की को मार दी। फिर दूसरा एंगल दिखाया गया कि लड़की गलत थी, उसका तो चक्कर चल रहा था एक मुसलमान से, इसलिए पीड़ित पिता ने गोली मार दी। ठीक, ये भी नैरेटिव चलता दिखाई दे रहा है। ठीक, ऑनर किलिंग हुई है, इस पे किसी मीडिया वाले ने बात नहीं की, और आपको ये शब्द भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 2014 के बाद हिंदू धर्म की बुराइयों पर हम बात नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें मुस्लिम नैरेटिव के विरुद्ध चली जाती हैं, हमारे हिंदू नैरेटिव के विरुद्ध चली जाती। ठीक, तो ये बातें होना बंद हो गई। कोई समाज की इन बुराइयों पे बात नहीं करता है। तो ऑनर किलिंग एक प्रकार की, ठीक है, तरीका अलग है, ठीक, लेकिन है ऑनर किलिंग। नियंत्रणवादी सोच और सामाजिक नियम, कायदे, कानूनों के नाम पे ऑनर किलिंग। असलियत में राधिका से ज्यादा बीमार उसका पिता था, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, और ये उन लोगों में से था जो अपने आसपास की महिलाओं पर नियंत्रित रखने की सोच रखते हैं, उन लोगों में से। हालांकि भारतीय समाज में ज्यादातर पुरुष ऐसे ही हैं, वो ये नहीं समझते कि हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने का हक अधिकार भी होना चाहिए। भारत के माँ बाप तो ये खैर कभी नहीं समझते। उनका निरंतर अपने बच्चों के जीवन में बड़ा गहरा हस्तक्षेप बना रहता है, और इतना ज्यादा दबाव बनाया जाता है भारतीय बच्चों पे, शादी से पहले, शादी के बाद, सामाजिक नियम, कायदे, कानून मानने का, रीति रिवाज, परंपराओं को मानने का, पूजा पाठ करने का इतना ज्यादा दबाव होता है कि बड़ी बड़े असहज स्थिति में बच्चे महसूस करते हैं। ठीक, ये बड़ी खतरनाक सी स्थिति है समाज की। मतलब क्या दबाव है, क्यों मानना है रीति रिवाज, परंपराएं, और क्यों इतना दबाव बनाया जा रहा है। ठीक, क्यों पूजा पाठ करनी है, क्यों नियम धर्म मानने हैं, ये सब करना क्यों है। मानना है तो नियम कायदे कानून मानेंगे, जो संविधान ने बनाए नियम कायदे कानून है, हम उन्हें मान सकते हैं और गलत काम नहीं कर सकते। बाकी हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र होना चाहिए अपने तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए। पर भारतीय समाज में ये होता नहीं है। भारतीय समाज में माँ बाप का इतना ज्यादा दबाव और इंटरफेरेंस होता है बच्चों के जीवन में, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मतलब आप में से कईयों की शादी हो गई होगी, बच्चा पैदा करने को लेके जितनी जल्दी माँ बाप को थी, बस उनका बस नहीं चलता होगा कि वो खुद ही कर लेते, नहीं तो मतलब जिनकी शादी हुई है उन पर इतना दबाव बना देते हैं
कि माँ बाप का बस चले तो आज शादी हो कल बच्चा निकल आए, ठीक, पर वो हो नहीं पाता। लेकिन इतना प्रेशर बनाया जाता है कि दो युवा लोग जो शादी में जाते हैं नई नई, वो अपनी शादी को शुरुआती वर्षों में एंजॉय करना चाहते हैं, उनका जीवन नर्क बना देते हैं, ठीक, प्रेशर क्रिएट कर करके। और इस प्रेशर में महिलाओं पे इतना दबाव बनाया जाता है बच्चा पैदा करने का, उसमें भी लड़का पैदा करने का, कि उनका पूरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है। और ये महिलाएं जीवन भर मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझती रहती हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इतना दबाव उनके जीवन पे बनाया गया है। तो ये पूरा मामला हमारे समाज का एक आईना है जो हमें देखने को मिलता है, और इस घटनाक्रम से हम समझ सकते हैं इस पूरी स्थिति को। पर आप समाज के रवैये को थोड़ा ध्यान दीजिए कि पहले इस दीपक को पीड़ित पिता के रूप में दिखाया गया जो ताने सह रहा है, फिर एक ऐसे बाप के रूप में दिखाया गया जिसकी बेटी मुसलमान से प्यार करती है, ठीक, ये भी नरेटिव अभी चल रहा है, आप भी जाकर देख लेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये समाज और ये व्यवस्था जिसमें हम रहते हैं, भारतीय समाज और भारतीय व्यवस्था, इसमें जो कि पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था है, इसमें दो अलग अलग मानदंड यानी दो अलग अलग पैरामीटर्स महिला और पुरुषों के, ठीक। पुरुष अपराध करता है तो समाज 100 तरीके निकालता है उसके अपराध को न्यायोचित ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। जैसे दीपक के अपराध को जस्टिफाई करने के लिए पहले कहा गया बगैर जांच पड़ताल के कि अरे भैया वो तो लड़की की कमाई खाने के आरोप लग रहे थे बेचारे ने, इसलिए गोली मार दी। फिर ये झूठे निकले तो फिर उन्होंने मुस्लिम एंगल लेकर आया, अरे लड़की मुसलमान से प्यार कर रही थी इसलिए गोली मार दी, ठीक, ये भी है। फिर तीसरा एंगल निकाला कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करनी चाह रही थी, बेचारे बाप क्या करता, गोली मार दी। मतलब हर स्थिति में बेचारा पुरुष ही है, गोली जैसे उससे बहुत प्यार से फूल बरसा दिए, ऐसी चला दी हो, ठीक, सारे एंगल में बेचारा पुरुष ही है, बेटी खराब है, ठीक। तो ये नरेटिव आपको भारतीय समाज में देखने को मिल जाएगा। पुरुष अपराध करेंगे तो तरीके निकाले जाएंगे, उनके अपराध को सामाजिक रूप से जस्टिफाई करने के तरीके निकाले जाएंगे, ठीक। लेकिन जब महिलाएं अपराध करेंगी तो उनके साथ क्या किया जाएगा, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये है सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी का मामला अभी भी चटकारे लेके समाज, पुरुष समाज चटकारे ले लेके इस मामले को देख रहा है और इसमें पीड़ित होने का सुख ले रहा है। भारतीय पुरुष सोनम रघुवंशी मामले में पीड़ित होने का सुख ले रहे हैं। जैसे होता है ना, एक बार हम ये भी मजा लेके देखें, है तो नहीं पीड़ित लेकिन मजा लिया जाए ना पीड़ित होने का, ठीक। हमारे समाज की ये विशेषता है, आपको पता होगा कि इस देश के सवर्ण पीड़ित हैं क्योंकि दलित आरक्षण खा रहे हैं और SC/ST एक्ट में उन्हें बंद करवा देते हैं जेल में, इसलिए बेचारे सवर्ण बहुत पीड़ित हैं, ठीक। और हमारे देश में महिलाएं, पुरुष पीड़ित हैं क्योंकि महिलाएं उन पर बहुत अत्याचार कर रही हैं, ठीक। तो ये नैरेटिव की जो पूरी स्थिति है वो इसी तरह से काम करती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सोनम रघुवंशी के बारे में बताया गया कि सोनम रघुवंशी ने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए। मतलब अब इस खबर की इंतहा देखिए, इसका उसके पति की हत्या करने से कोई लेना देना नहीं है। पर यह समाज, मैंने पहले कहा कि यहाँ क्या होता है, चरित्र हनन पे उतारू होता है। महिला अपराध करेगी तो अपराध तक सीमित नहीं रखा जाएगा, उसका चरित्र हनन करके उसके व्यक्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। पुरुष अपराध करेगा तो तरीके निकाले जाएंगे उसके अपराध को नैतिक जामा पहनाने के, जस्टिफाई करने के, उसे बेचारा दिखाने के तरीके निकाले जाएंगे। जैसे दीपक यादव के लिए उन्होंने 100 तरीके निकाल दिए, ठीक। सोनम रघुवंशी के लिए कोई तरीका नहीं है, ठीक। उसकी व्यक्तिगत लाइफ से लेके जीवन के पहले बाद में सब नष्ट कर दिया गया। कल ये सजा भोग कर अगर समाज में आ भी जाएगी तो हालत ये कर दी गई है कि ये कहीं रह नहीं पाएगी, ठीक ठीक। तो ये दो पैरामीटर में हमारा समाज काम कर रहा है। पुरुषों के लिए अलग हैं, महिलाओं के अलग हैं। सोनम रघुवंशी के कई लड़कियों से संबंध थे, ये न्यूज है। सोनम रघुवंशी मंगल दोष मिटाने के लिए पति की हत्या की, अब बताइए, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सोनम रघुवंशी मर्डर का नहीं, इस वजह से बदल दिया प्लान। उसके बाद देख लीजिए सोनम बेवफा थी। मतलब दीपक यादव के लिए आपको ऐसे कोई मीम नहीं दिखेंगे, जस्टिफिकेशन होगा, बेचारा क्या करे, मतलब मुसलमान से प्यार कर रही थी लड़की इसलिए गोली मार दी, वो तो वैसे ही मरने वाली थी लड़की, ऐसे जस्टिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक। सोनम को घसीट कर ले गई पुलिस, देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए सोनम की सुहागरात की पोल खोल दी। तो आप देखिए कि
यहाँ क्या हो रहा है। सोनम ने अकेले तो नहीं मारा, उसके साथ वो राज भी था, और भी लोग थे, उनके नाम नहीं है। पूरा आरोप सोनम के सर पर है। ठीक, ये दोहरे मानदंडों की मैं बात कर रहा हूं कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की नहीं की वो तो चलो आगे होगा, पर हम मान भी लें उसने सब प्लान करके किया, तो उसके लिए इतने कठोर मानदंड हैं कि समाज में उसके पति की हत्या के अलावा उसके व्यक्तिगत जीवन, पहले बात सब नाश कर दिया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि हर महिला खराब है, ये सोनम रघुवंशी के माध्यम से एक नरेटिव सेट हो। ये पढ़ी लिखी ऐसी महिलाएं ऐसी होती, मार देती पति को, ये नरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन दीपक यादव के लिए समाज रास्ते निकाल रहा है, पीड़ित पिता दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और दुखी पिता दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेचारा उसके समाज ताने दे रहा था इसलिए मार दिया, लड़की उसकी अपनी मर्जी से शादी कर रही थी इसलिए मार दिया, बेचारा क्या करता, लड़की का मुसलमान से अफेयर था इसलिए मार दिया, ऐसा पीड़ित पिता क्या करे, कोई भी होगा तो वो यही करेगा। ये सब आपको सुनने को मिल जाएगा। खबरें बनाई ऐसे जा रही हैं, बयान इस तरह से पुलिस के माध्यम से बाहर निकल कर आ रहे हैं जिसमें पुरुष पीड़ित ही दिखे। लेकिन ये चीज सोनम रघुवंशी को नहीं मिली, ये सुविधा सोनम रघुवंशी को नहीं मिली, ना उससे पूछा गया। पकड़ने से पहले कहानियां शुरू हो गई, सुहागरात से लेके उसके व्यक्तिगत जीवन तक सब तार बतार कर दिया, भले ही सच झूठ जो भी हो। तो ये दो पैरामीटर आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पूरी बात है कि पुरुषों के अपराध में जस्टिफिकेशन है, और जब महिलाएं अपराध करती हैं तो उन्हें कठोरतम सजा दी जाए, दंड उनके लिए दिए जाएं और उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन ना रखा जाए, और उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन को इस तरह से नाश किया जाए कि कोई महिला फिर हिम्मत ना करे उस तरह के अपराध को करने की। हमारा समाज इस तरह से चीजों को करने में विश्वास रखता है। ठीक, और बात यहीं पे नहीं रुकती। ठीक, बात फिर इससे आगे चली जाती है कि केवल इतना नहीं है कि समाज किसी महिला के चरित्र हनन कर देता है, समाज किसी महिला को कठोरतम सजा मिले ये सुनिश्चित करता है। थोड़ा मामला इससे आगे भी जाता है, और वो मामला जो है क्या बोलते हैं, न्याय व्यवस्था के स्तर पर जाता है कि न्याय व्यवस्था चूंकि समाज से ही निकली है, लोग हैं, पुरुष बैठकर न्याय दे रहे हैं, तो वहां पे भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हीं अपराधों में पुरुषों को कम सजा मिले और महिलाओं को अधिकतम और कठोरतम सजा मिले। ठीक, तो अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम की हुई थी, लाइव स्ट्रीम 207 है, न्याय अन्याय के नाम से, और उसमें मैंने आपको 2 फैसले सुनाए थे, एक ही दिन 2 फैसले आए थे, और ये जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे महिला पुरुषों के लिए समाज में अलग अलग मानदंड तो हैं ही, लेकिन न्याय व्यवस्था जो कि समाज से ही निकल कर आती है, वहां भी तो पुरुष ही बैठे हुए हैं। ठीक, वो भी महिला पुरुषों को न्याय देने के मामले में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक, आप अगर देखिए तो ये 2 फैसले एक साथ आए थे, एक दिन आए थे, और इन फैसलों ने बड़ी खबर भी बनाई थी, हमने इस पे स्ट्रीम भी की हुई थी न्याय अन्याय को लेके। पहला फैसला था 20 जनवरी 2025 की बात हो रही है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की जघन्य क्रूरतम हत्या की गई थी। ठीक, और हत्या का आरोपी ये व्यक्ति था, इसका नाम जो है क्या बोलते हैं, संजय राय था। और केस चला, केस चलने के बाद आरजीकर अस्पताल मामले में बलात्कार और हत्या के मामले में संजय राय को मात्र उम्र कैद हुई। ठीक, अब आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं कि महिला और पुरुषों के संदर्भ में न्याय व्यवस्था भी उतनी ही क्रूर और हिंसक है जितना कि समाज। ठीक, जैसे अभी बताया कि दीपक यादव के बेचारा बताने के लिए 100 कहानियां हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी के किसी पॉइंट को सुनने समाज तैयार नहीं है, और कोशिश की जा रही है कि इसके माध्यम से पूरे महिला समाज को ऐसी सजा दी जाए कि वो फिर हिम्मत ना करें ऐसा कुछ करने की। ठीक, ऐसा ही हाल न्याय व्यवस्था में होता है। तो संजय राय जो कि क्या बोलते हैं आपके आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी क्रूरतम घृणितम बेहद विभत्स हत्या करने के लिए दोषी पाया गया। इसे हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने कह दिया कि संजय राय को फांसी नहीं मिलेगी, केवल उम्र कैद मिलेगी। इसको लेके जब पूछा गया कि भैया अर्नब दास जज साहब से कि ऐसा क्यों,
तो उन्होंने कहा भाई ये तो रेयर ऑफ द रेयरस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, यानी ये कोई दुर्लभतम मामला थोड़ी है। ठीक है, इस केस में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि दुर्लभतम मामला नहीं है ये। ठीक है, उन्होंने कहा कि फांसी नहीं दी जा सकती है, ये तो सामान्य मामला है, मतलब ये दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती है। देखिए सरकारी वकील ने पूछा कि भाई इन्हें फांसी क्यों नहीं दी जा रही, तो फिर जज साहब कहते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ये नहीं आता। तो संजय राय, जिसने महिला ट्रेनी डॉक्टर जैसे वो जानता था, उसके साथ घात लगाकर हमला किया और उसकी इतनी दर्दनाक तरीके से बलात्कार करके हत्या की, जो कि अपने आप में दर्ज हो गई, उसे ये समाज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं देखता। जज साहब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं देखते, वो रोजमर्रा का मामला देखते हैं, इसलिए संजय राय को फांसी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा समाज कैसे काम कर रहा है महिला पुरुषों के लिए, ये एक मामला है। और इसी दिन एक और फैसला है। ठीक, इसी दिन एक और फैसला आता है, और दूसरा फैसला केरल से आता है, केरल हाई कोर्ट से आता है। वहां मामला जो रहता है, कहानी जो रहती है, ये रहती है शेरोन राज की। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनकी प्रेमिका की कहानी रहती है। ठीक, और ये जो पूरा मामला था, मामला ये था कि जो शेरोन राज थे, ठीक है, और इनकी प्रेमिका थी ग्रीष्मा। ठीक, तो ग्रीष्मा ने क्या किया कि भाई शेरोन राज और ग्रीष्मा के बीच प्रेम संबंध थे। बाद में शेरोन ग्रीष्मा की बताते हैं शादी दूसरी जगह तय हो गई। तो केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जिनके आधार पर सजा दी जा रही है। तो बताया गया कि भाई ग्रीष्मा ने क्या बोलते हैं शेरोन राज को एक कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया और वो मर गए। इस तरह की कहानी वहां पे बताई गई, इस तरह की स्थितियां वहां पे बताई गई। ठीक है, अब बात यह थी कि भाई ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज को क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक काढ़े में क्या बोलते हैं काढ़ा पिलाकर मौत के मुंह में जहर पिला दिया आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर। ठीक, ऐसी खबरें चली। उसके बाद अदालत में मामला गया। अब देखिए प्रेम था, आयुर्वेदिक काढ़े में जहर पिलाकर मार दिया, क्योंकि जो ग्रीष्मा थी वो अलग होना चाहती थी, लेकिन शेरोन राज उसे छोड़ नहीं रहा था। कुछ लोग कह रहे थे ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन जो भी मामला हो छोड़ नहीं रहा था। आरोप लगा ग्रीष्मा पे, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं थे। अब इसमें देखिए, तो इसमें हमारे अदालत में बैठे हुए आदमियों ने, ठीक है, इस मामले को थोड़ा अलग तरीके से देखा, और जो सजा दी गई वो फांसी की सजा दी गई। इससे ग्रीष्मा को अब फांसी की सजा मिली हुई है। और ये इसमें जज साहब कह क्या रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे देखिए। तो अदालत ने क्या कहा, अदालत ने कहा कि केरल के तिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सजा दी थी, और 24 साल की युवती को फांसी की सजा सुनाई हुई है। और 2022 का मामला है, आयुर्वेदिक जो टॉनिक है उसमें जहर मिलाकर ये पिला दिया था। ठीक है, तो जज साहब ने कहा कि ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। लड़की ने उस व्यक्ति को धोखा दे दिया जो उससे प्यार करता था, इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। ठीक, तो मतलब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो राय था, उसने अपनी ट्रेनी डॉक्टर को पकड़कर मारा, उस पर तमाम हिंसा की, वो सामान्य मामला था, उससे अच्छा संदेश गया था। उसे केवल उम्र कैद की सजा हुई, कुछ सालों में छूट भी जाएगा। लेकिन ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज को मारा, ये रेयर ऑफ द रेयर मामला हो गया, रेयर ऑफ द रेयर मामला हो गया, क्योंकि समाज में इससे गंदा मैसेज चला गया, प्यार में धोखा हो गया। ठीक, इसलिए इसे तो भैया सजा मिलेगी। तो भैया ग्रीष्मा को कठोरतम सजा दी गई। ग्रीष्मा के वकील ने भी कहा कि भाई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका पहला अपराध है, जबकि वो जो आरजीकर मामले में जो राय था उसके तो कई अपराध पहले से थे। ठीक, पर उन्हें कहा नहीं 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 भैया, वो तो समाज में तो क्या बोलते हैं, हमें एक एग्जाम्पल सेट करता है। ठीक है, तो कोर्ट ने अपने पन्ने फैसलों में कहा कि अपराध की गंभीरता के सामने दोषी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा ने प्लानिंग करके शेरोन की हत्या की। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, जांच को भटकाने का प्रयास भी किया। तो महिला अगर अपराधी है तो उसे उम्र की तकाजा भी नहीं दिया जाएगा, और उम्र भी नहीं देखी जाएगी, पहला अपराध भी नहीं देखा जाएगा। लेकिन पुरुष अपराधी है तो उसका
कितना भी बड़ा आपराधिक चरित्र हो, जैसा कि आरजी कर मामले में था, उसे छोड़ दिया जाएगा, वो तो साधारण अपराध है, वरना पुरुष पुरुष तो करते रहते हैं ना, महिला कर दे तो समस्या है। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने न्यायपालिका ने बड़े सारे स्टेटमेंट दिए हुए थे, और उन बड़े सारे स्टेटमेंट में देख लीजिए, अदालत में ग्रीष्मा के अपराध की गंभीरता को, इससे सामाजिक प्रभाव और इसके सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि आपराधिक कृत्य के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें विश्वासघात और पूर्व नियोजित साजिश शामिल है। ठीक है, यह है ग्रीष्मा की मौत की सजा सुनने का फैसला समाज को न्याय और नैतिकता के प्रति एक मजबूत संदेश देता है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये न्यायालय के संदेश दिया जा रहा है। ठीक, देखिए, तो ये पूरा मामला है। आप देखिए, इस तरह से हमारे देश में, समाज में हम न्याय देते हैं। यहां महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग मानदंड हैं। अपराध करने की स्थिति में भी पुरुष के अपराध के नैतिक जामा पहनाने के तरीके समाज ढूंढता है, लेकिन महिला अपराधी होती है तो फिर ये खोजे जाते हैं कि इसके अपराध को कैसे बड़ा करके दिखाया जाए और जघन्य करके दिखाया जाए। और ये केवल सामाजिक स्तर पे, मीडिया स्तर पे नहीं घटता, ये आपको न्यायिक स्तर पे भी देखने को मिलता है कि पुरुष अपराधी होते हैं तो अपराध साधारण अपराध में हो जाता है, लेकिन अगर कोई महिला अपराधी है तो फिर जघन्य अपराध में उसे शामिल किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि कठोरतम सजा दी जाए, ताकि बाकी महिलाओं के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, किसी की हिम्मत ना हो इस पुरुष वर्चस्व को द्वारा ललकारने की, या इसके विरुद्ध जाने की, या पुरुषों को धोखा दे के मार दिया। मतलब सोचिए, पुरुष मारते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे महिलाएं पुरुषों को धोखा दे के मारने लगी तो बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल सेट होने वाला है ना। तो ये हमारे समाज के पैरामीटर हैं, और इस पूरा मामला आपको इस तरह से देखने की जरूरत है कि समाज महिला पुरुषों के अपराध की स्थिति में भी दो अलग अलग पैमाने लेकर चलता है। ठीक, और इतने सब के बावजूद भी आज भी देश में ऑनर किलिंग को लेके कोई प्रॉपर कानून नहीं है। रोजाना के स्तर पे महिलाएं मर रही हैं, ऑनर किलिंग के नाम पे बच्चियां मारी जा रही हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पे, क्योंकि धर्म ने इसे इस तरह से स्थापित किया है। और कानून इसलिए नहीं है कि कानून बनाने वाले ज्यादातर पुरुष हैं, ठीक, और महिलाओं की हिम्मत नहीं है वो कानून मान लें, क्योंकि इसके बदले में फिर उनके साथ अपराध भी तो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये स्थिति है इस देश में, हमारे देश में महिलाओं की, कानून की और समाज के दोहरे मानदंड की। ठीक, ये स्थिति है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि सुधार की सारी संभावनाएं 2014 में खत्म हो चुकी हैं। हम आगे की तरफ नहीं, हम पीछे की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। एक समाज के रूप में हम बहुत पीछे की तरफ भाग रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखें तो। ठीक, तो क्या ही सुधार होने वाला है इस पूरी स्थिति में, ये और बढ़ता जाएगा। महिलाओं के खिलाफ ये अपराध, जघन्यता और बढ़ती चली जाएगी। और सोशल मीडिया आने के बाद तो हमने ये देखा है कि कोशिश ये की जाती है कि और ज्यादा महिलाओं को अपराधी के रूप में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, जबकि ऐसे ही अपराध पुरुष रोजाना के स्तर पे करते रहते हैं, उन पर शायद कोई बात भी नहीं करता है। ठीक, तो ये पूरा मामला है दर्शकों, आपको इस तरह से इस पूरे मामले को देखने की जरूरत है, और शायद कुछ नए दृष्टिकोण आपको यहाँ से मिलेंगे, और इन सब चीजों पे सोच के शायद आप बेहतर इंसान बन पाएं और अपने आसपास महिलाओं के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता पुरुषों के अंदर आए। ठीक, चलिए, तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, यहाँ से लिंक